वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई अपनी 11th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, या फिर सहायक बहियां भी कहते हैं, ठीक है, सहायक बहियां। चलिए, सब्सिडरी बुक्स मीन्स टू से it's a kind of supplementary books of financial transactions which are maintained by the business over a particular financial year. So there we have some kinds of subsidiary books. First one is purchase book, या इसे हम क्रय बही भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज परचेज जर्नल, परचेज जर्नल कहते हैं, परचेज डे बुक भी कहा जाता है इसे, या फिर इनवॉइस बुक भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज सेल्स बुक, ठीक है, सेकंड वन इज सेल्स बुक्स, ठीक है। थर्ड वन इज परचेज रिटर्न्स बुक, ये वही है जो हम गुड्स अकाउंट के काइंड्स थे ना, वस्तु लेखे के प्रकार, ये वही, ठीक है। और फोर्थ वन इज परचेज, तो परचेज रिटर्न सेल्स है, तो सेल्स का रिटर्न भी होगा, तो सेल्स रिटर्न्स बुक्स। इसके अलावा भी है बिल्स रिसीवेबल बुक्स हैं, बिल्स पेबल बुक है, जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे तो क्लियर होगा ये। चलिए, तो बेसिकली तो ये 4 काइंड्स हम देखें ये। और परचेज, ये आपको याद रखना है कि परचेज अकाउंट, इसे हम डेबिट करते रहे हैं, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न्स को रिटर्न्स आउटवार्ड भी कहते हैं, जैसे हमने पहले बताया था आपको कि परचेज रिटर्न मतलब क्या, रिटर्न्स आउटवार्ड, ये आपके वार्ड यानी कैंपस के बाहर गुड्स जा रहा है, इसे हम रिटर्न्स आउटवार्ड। और सेल्स रिटर्न में गुड्स वापस आ रहा है तो रिटर्न्स इनवार्ड भी कहते हैं। इज इट क्लियर? चलो, अब हम देखते हैं कि परचेज बुक में, पहले हम पढ़ रहे हैं परचेज बुक, जैसा परचेज बुक है, यदि आप एक बुक आपसे बनने लगी सिमिलर पैटर्न पे आपको सेल्स बुक है, उसी की रिटर्न्स बुक भी बनानी, तो अभी हम फोकस कर रहे हैं किस पर, परचेज बुक पर। अब परचेज बुक्स में किन ट्रांजेक्शन्स को जो है एंटर किया जाएगा, कौन से आर्थिक व्यवहार लिखे जाएंगे, तो वो देखिए कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब जो माल उधार खरीदा गया है सिर्फ उसका ही लेखा परचेज बुक में करते हैं। फिर परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या डिफरेंस है, परचेज अकाउंट में हम कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों लिख सकते हैं, जबकि परचेज बुक्स में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, जो सेलिंग पर्पस यानी विक्रय करने के उद्देश्य से यदि आपने माल उधार खरीदा है तो उसका लेखा हम कहाँ लिखेंगे, परचेज बुक में। परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन्स नहीं लिखते हैं, ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट एंटर्ड इन द परचेज बुक। फर्स्ट वन इज कैश परचेज, ठीक है, कैश परचेज यानी नकद जो क्रय किया गया है उसका लेखा हमें परचेज बुक में नहीं करना है, एक। सेकंड वन इज परचेज ऑफ बिजनेस असेट्स, या असेट्स भी आप कह सकते हैं, कि यदि व्यवसाय के लिए हमने जो संपत्तियां खरीदी तो उस असेट्स का जो है एंट्री यहाँ परचेज बुक में नहीं करनी है, वो जर्नल प्रॉपर में लिखी जाती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज कैश परचेज, सेकंड वन इज परचेज ऑफ बिजनेस असेट्स। चलिए, और क्या, गुड्स ऑन अप्रूवल, अप्रूवल के लिए या अनुमोदन के लिए जो गुड्स आया है हमारे पास में, हमारे बिजनेस में, कि भैया यदि पसंद आए तो आप खरीद लीजिए और ना आए तो रिटर्न बेसिस यानी आपको वापस कर सकते हैं। तो जो अप्रूव के लिए आया है, क्या हमने उसे अप्रूव कर दिया या क्या वो परचेज है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी गुड्स अप्रूवल भी नहीं लिखा जाएगा। द लास्ट वन इज गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, यदि हम देखिए कंसाइनमेंट है मतलब प्रेषण पर माल आया है, हम एजेंट हैं और हमारे पास में हमारे जो कंसाइनर हैं उनने गुड्स भेजा है, सेंड किया, डिस्पैच किया है, तो वो गुड्स जो हमारे पास में आया है वो हमने परचेज नहीं किया है।
तो गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट एज अ कंसाइनी हमने रिसीव किया है और परचेज नहीं है वो, तो वो भी नहीं लिखा जाएगा किसमें, परचेज बुक में। तो क्या कौन से ट्रांजेक्शन्स नहीं लिख रहे हैं? फर्स्ट वन इज कैश परचेज ऑफ गुड्स, दैट मीन्स टू से। सेकेंड वन इज परचेजेस ऑफ बिजनेस असेट्स, यदि व्यावसायिक संपत्तियां खरीदी गई हैं तो उनका लेखा नहीं करना है। गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल, अप्रूव के लिए आया है तो वो नहीं लिखना आपको परचेज बुक में। और फिर उसके बाद में द लास्ट वन इज गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, प्रेषण पर माल प्राप्त हुआ, उसका लेखा भी हमें परचेज बुक में नहीं करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे फिर करना क्या है? तो करना सिर्फ आपको इतना ही है कि जो आपका क्रेडिट परचेज है, उधार खरीदा गया माल है, उसका लेखा इसमें कर। और जैसा परचेज बुक है वैसी सेल्स है, सेल्स में भी वही होगा। सेल्स में क्या होगा कि सिर्फ क्रेडिट सेल्स की ही एंट्री करनी है आपको, किसकी नहीं करनी है? तो जो कैश सेल्स हैं, नकद विक्रय, उसकी एंट्री नहीं करनी है आपको। यदि आपने बिजनेस असेट्स को सेल किया है, व्यावसायिक संपत्तियों का विक्रय किया है, तो उसकी एंट्री नहीं करनी है किसमें, सेल्स बुक में। हाँ, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, प्रेषण पर माल भेजा है एज अ कंसाइनर, प्रेषक की तरह जो है। हालांकि ये चैप्टर पहले हुआ करता था कंसाइनमेंट क्लास स्टेट बोर्ड में, आजकल वहाँ से साफ हो गया है। सो कभी बताएंगे, यदि आएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम आएंगे तो कहानी बता देंगे आपको कि कैसे कंसाइनमेंट यानी क्या होता है। चलिए, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एज अ कंसाइनर जो है हमने गुड सेंट किया, तो ये विक्रय नहीं है, सेल नहीं है, तो हम लेखा नहीं करेंगे, यह एंट्री नहीं करेंगे। और उसके बाद अप्रूवल के लिए भेजा गया है, तो वह भी विक्रय नहीं है। समझ में कहानी बहुत साधारण सी है, और इसमें आपको डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मेट है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो आइटम आप फिट कर दीजिए। आपके कुछ जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से भी आप सेलेक्ट कर दीजिए कि कौन से आइटम उसमें आएंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब हम स्केल की सहायता से आपको एक परचेज बुक का फॉर्मेट और फॉर्मेट के बाद में आपको जो है सम भी बता देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ले रहे हम सेंट्रल बोर्ड की बुक से ले लेते हैं आज, ठीक है। ग्रेवाल सर की बुक का है, एक्सरसाइज का है। वैसे प्रोप्राइटर का नाम तो नहीं लिखा है बुक में, एक्सरसाइज में 10th नंबर पर। मैंने कहा ना ये बुक बिफोर लास्ट ईयर का एडिशन है, तो आप थोड़ा सा देख लें कि कहाँ पर है वो। और बस इसके बाद में आप फॉर्मेट देख लीजिए पहले तो, कि हम फॉर्मेट किस तरह से बना रहे हैं। तो ये आपका जो है एक कैलकुलेशन, जैसे डिस्काउंट वगैरह होता है, तो एक डिटेल्स के लिए डिटेल्स का थोड़ा सा कॉलम और विड्थ बढ़ा देते हैं इसकी, क्योंकि मेन कैलकुलेशन तो यही होना है, ठीक है। फिर एक लेज़र फोलियो है, डेट है और पर्टिकुलर्स, तो ये लेज़र फोलियो हो गया। फिर ये आपका पर्टिकुलर्स है, और मैं समझता हूँ कि इतने में तो डेट आ ही जाएगी। चलिए, कहानी बिल्कुल वही है कि परचेज बुक हम बना रहे हैं, और सिर्फ इसमें क्या लिखना है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। जो गुड्स हमने उधार खरीदी हैं, और क्यों खरीदी हैं, क्योंकि हम बेचना चाहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो ये कॉलम हो गया, पहले तो टॉप पे लिख दीजिए, बेसल्स का नाम लिख दिया, ठीक है। फिर ये आ गई आपकी परचेज बुक। फर्स्ट कॉलम स्टैंड्स फॉर डेट, द नेक्स्ट वन इज particulars, ahead we have laser folio, details, and the last one is amount, ठीक है। चलिए, और आप चाहें तो वैसे ये जो अमाउंट है डिटेल्स के कॉलम हैं, तो ये आप रुपीज़ का साइन भी यहाँ बना सकते हैं। बताते ना आपको कहानी कि रुपीज़ का साइन कैसे बनाया, कैसे उनको 2.5 लाख रुपए मिले थे, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन है आपका, लिखा है प्रिपेयर, बाकी सब तो हो गया ना,
ठीक है। चलो, और परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट। परचेज रिटर्न मीन्स रिटर्न्स आउटवर्ड। सेल्स अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न का डेबिट। सेल्स रिटर्न मीन्स रिटर्न्स इनवर्ड। चलो आगे देखें आप। तो एक्सरसाइज है, ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन है ये। 2015 बॉट फ्रॉम मेसर्स उमा दत्ता मुंबई ऑन क्रेडिट। ठीक है, बनी सी बात है। यदि वहाँ लिखा रहता है ना फॉर कैश, तो बिल्कुल भी वो ट्रांजेक्शन हम कंसीडर नहीं करते यहाँ परचेज बुक में। ठीक है, तो पहले तो ये आपको सेलेक्ट करना है कि यदि कैश कहीं लिखा तो उधर तो देखना ही नहीं है आपको। ठीक, चलिए, तो लिखा है बॉट फ्रॉम मेसर्स उमा दत्ता मुंबई ऑन क्रेडिट। उमा दत्ता जो है मेसर्स का नाम है। 2015 है, जनवरी 1 है, तो 2015 की जनवरी 1 है। मेसर्स का नाम क्या है? तो मेसर्स हैं उमा दत्ता। ठीक है, और आप चाहे तो शहर का नाम भी लिख लें, तो ये है मुंबई। ठीक, ये हो गया। फिर क्या है? लिखा है 100 कॉपीज ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम, दैट मीन्स बुक कीपिंग। तो 100 कॉपीज, या पूरी कहानी वही लिख लेनी है जो ये 100 कॉपीज ऑफ, आप चाहे तो लिखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है? वित्तीय लेखांकन की। और किस रेट से हैं? 80 रुपीज़ के रेट से हैं। तो एट द रेट ऑफ रुपीज़ 80। तो 100 कॉपी है तो 8000 की हो गई। तो डिटेल्स में आप क्या चले जाएंगे? 8000। फिर उनसे 100 कॉपीज़ जो है बिजनेस मैथ्स है, बिजनेस मैथड्स है ये। चलिए, तो 100 कॉपीज़ ऑफ बिजनेस मैथ्स। ठीक, ये बिजनेस मैथ्स आपको फर्स्ट ईयर में लगेगा। हाँ, कॉपीज़ कितने की हैं? 50 रुपये। ठीक है, तो एट द रेट ऑफ ₹50, तो ये 5000 रुपये की होगी। ये हो गया 5000 रुपये। क्लियर है ये? फिर इन पर कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, यदि डिस्काउंट होता तो पहले हम क्या करते? इनका टोटल करते, फिर लेस करते, सिमिलर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट होता तो। और यदि सेपरेट है, अलग अलग रेट से हैं, तो पहले 8000 में से उसका डिस्काउंट माइनस करते, 5000 में से उसका डिस्काउंट माइनस करते, दोनों का जो नेट अमाउंट था वो बाहर ऐड करके लिख देते। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए, ठीक है, तो बना लीजिए अपना वही ब्रैकेट। तो ये कितना आ गया? 13,000। क्लियर है? दोनों का ब्रैकेट बना के क्या लिख दिया? 13,000। आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में है जनवरी 8 को है बॉट फ्रॉम एस चंद दिल्ली से बुक ली है। तो जनवरी की 8 को मेसर्स एस चंद ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में वो रह रहे हैं, एस चंद एंड कंपनी है, और इनसे लिए हैं 40 कॉपीज़ इकोनॉमिक्स के लिए हैं 80 रुपीज़ के रेट से। ठीक है, तो 40 कॉपीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स एट द रेट ऑफ हाउ मच कॉस्ट इट? 80 रुपीज़ ईच। ओके, सो एट द रेट ऑफ ₹80। तो ये कितना हो गया? 3200। और इस पर डिस्काउंट भी है। ओके, तो ये 3200 हमने बाहर लिख लिया। फिर हम कर रहे हैं इसमें लेस। आप चाहें तो लेस लिखें, घटाया लिख दें, या आप मार्क लगा दें, ऐसा इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा भी, लेकिन प्लस माइनस जो लगाया वो एक छोटे से ब्रैकेट में लगाया था। चलिए, तो फिलहाल अभी हम चूँकि पहला क्वेश्चन है तो इतना तो लिख ही सकते हैं, लेस। हाँ, लेस है हमारे पास में ट्रेड डिस्काउंट। चलिए, तो ये है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक भत्ता। ये पढ़ा हमने शुरुआत दिनों में जब आप सीख रहे थे कि डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग क्या होती है, उस समय जर्नल एंट्री के समय व्यापारी भत्ता पढ़ा है।
तो ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है 15%। तो एट द रेट ऑफ 15%। अब 15% निकाल लो आप यहाँ पे किसका 3200 का 15%। 0000 15 2 ज़ा 30 0 और 3 15 3 ज़ा 45 और प्लस 15 दूनी 30 के शून्य और आपने हासिल किया ये कितने 3 15 3 45 3 48 रुपये 480 रुपीज़ का। ठीक है 15% ही है। तो यह क्लियर है ये। अब उसके बाद 3200 में से 480 माइनस करो तो आप यदि थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हैं, वैसे जल्दी मत ही करना, आप देख रहे हैं ऐसा, तो 3200 में से 500 माइनस कीजिए 2700, 20 में ज़्यादा माइनस की तो 2720 आ जाएगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। तो 3200 माइनस 480 2720, तो 2720 बस ऐसे ही है। और अगला है जनवरी 22 को मेसर्स राजब अली आगरा से, चलिए जनवरी की 22 को मेसर्स राजब अली आगरा। ठीक है, क्या इनसे क्या ले लिया है, तो इनसे 100 कॉपीज़ ली हैं अरिथमेटिक बुक की। ठीक है, तो 100 कॉपीज़ ऑफ अरिथमेटिक, आप शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और रेट क्या है, तो रेट है आपके 45 रुपीज़ से। ठीक है, तो ये 45 रुपीज़ के रेट से आपने थोड़ा कॉलम को आगे बढ़ा लें। हालांकि इसके बाद एक ट्रांजैक्शन और है, और मैं समझता हूँ कि आप समझ तो गए होंगे कि करना क्या है इसमें। बस लाइन से आपको क्रेडिट परचेज लिख देनी है बस। तो आप मल्टीप्लाई कर लें, कितना जाएगा 4500 आ गया। ये आ गया। फिर शायद डिस्काउंट भी दिया है इन्होंने 20%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, तो 45 आई थिंक 900 आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो इसको आप और देख लीजिए। 4500 का 20%, 0000 25 ज़ा 100 10 24 ज़ा 80 90, ये आ गया। तो 900 वैसे भी आप कैलकुलेट करें तो 1/5 मतलब होता है 20%, तो 45 का 1/5 900 ही होगा। कितना बचेगा ये 3600। ठीक, तो ये 3600 हमने बाहर निकाल दिया। क्लियर है, ये आसान है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़े। एक ट्रांजेक्शन और है, पूरी जगह कम पड़ रही, मैं आपको ऐसे रीड कर दे रहा हूँ। जनवरी 25 को मेसर्स हरीराम दिल्ली से लिया है 100 कॉपीज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड का जो इतिहास है उसकी बुक इन्होंने ली है 50 कॉपीज़ 50 रुपीज़ के रेट से। 50 × 50 2500 हो जाएंगी। ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, चलिए 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो इस तरह से बस ऐसे ट्रांजेक्शन्स आपको लिखना है, और लिखने के बाद सपोज यहीं ओवर हो रहा है तो यहाँ पर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं टोटल। दूसरा तरीका आप ये भी लिख सकते हैं, अब ये परचेज बुक कहाँ ट्रांसफ़र है, परचेज अकाउंट में, तो आप परचेज अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट भी लिख सकते हैं। और यदि आप ऐसा टोटल भी लिखें तो भी गलत नहीं है। आपको बाहर के अमाउंट का टोटल करना है, तो इसको तो रहने दीजिए क्योंकि ये तो कैलकुलेशन थे। तो बाहर के कॉलम का आप टोटल कर दीजिए, लीजिए सब बन गई आपकी परचेज बुक। आ रहा समझ में।
तो जिस तरह से ये परचेज बुक है उसी बेसिस पे आपको सेल्स बुक बनानी है। सेल्स बुक में क्या लिखना है आपको, जैसा परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो उसमें क्रेडिट सेल्स लिखनी है। और क्या नहीं लिखनी है, तो नहीं लिखनी है आपको कैश सेल्स, नगद विक्रय नहीं लिखना है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट नहीं लिखना है, अप्रूवल वाला गुड्स नहीं लिखना है, या फिर असेट जो आपने सेल की है वो नहीं लिखनी। आ रहा समझ में? चलिए, तो बस यही था कि थोड़ा सा काम ये बाकी था और इसको कंप्लीट कराना ज़रूरी था, क्योंकि इसके आगे बिना बताए इसके आगे बढ़ना थोड़ा सा ठीक नहीं था। सो ये इस तरह की बुक्स हैं जो आपकी बुक में भी है, स्टेट बोर्ड की बुक में इस तरह के सम्स हैं। आप इनको एग्ज़ाम्पल ज़रूर एक बार पढ़िए, ठीक है। एग्ज़ाम्पल पढ़ने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अच्छा ऐसे करना, ठीक है। मैं समझता हूँ इतने आप समझदार हो चुके हैं कि आप बुक को एग्ज़ाम्पल से एक भी मत ऐसा न जाए जो आपकी नज़रों से बचकर निकल जाए, ठीक है। पहले आप एग्ज़ाम्पल पढ़िए, और एग्ज़ाम्पल पढ़ने से पहले बुक में जो थ्योरी दी हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको थ्योरी भी लिखनी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने थ्योरी क्वेश्चन आया और न्यूमेरिकल दे मारा वहाँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आप पहले थ्योरी पढ़िए, फिर एग्ज़ाम्पल्स पढ़िए अपनी बुक के, फिर आप एक्सरसाइज पर उतरिए। आपका एग्ज़ाम्पल इसलिए नहीं बता रहे कि आपको लगेगा आप एग्ज़ाम्पल बता रहे तो क्या बता रहे, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है ना एक्सरसाइज सॉल्व करने में, इसलिए एक्सरसाइज आपको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। बाकी आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल आपको देखने हैं, फिर आप एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक। बिल्कुल बहुत ही शानदार आपको बताएंगे कि कैसे आप फटाक से बहुत जल्दी से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। यदि कुछ आइटम्स और कुछ बेसिक्स आपने याद रख लिए तो ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।